Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today we will discuss about the water pollution, which is a very important type of the pollution. And previously we have studied about the air pollution and noise pollution, and we study them in detail form. And now we will study about the water pollution. What is the water pollution, and what are the different types of the water pollutant in our environment, in our aquatic system, how we can classify these water pollutants, such as some may be organic pollutants, some may be inorganic or radioactive material which pollute the water, and how we characterize the water, or simply we can characterize the wastewater. How we can characterize, mean what are the physical effects or chemical effect of the wastewater which cause their pollution, and what are the different types of the वाटर पोल्यूशन की हमारे पास सरफेस वाटर पोल्यूट हो रहा है या ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है या रिवर वाटर पोल्यूट हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसकी टाइप्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हम इसी तरह डिफरेंट सर्फेक्टेंट और फास्फेट मटेरियल जो फर्टिलाइज़र्स हैं या हैवी मेटल्स हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, वो किस तरह की पोल्यूशन कॉज कर रहा है वाटर इन्वायरमेंट के अंदर, हम उसको भी डिटेल में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए वाटर एंड एयर जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बगैर ज़िंदगी का जो है वजूद नामुमकिन है। और हमें ये भी पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर ज़्यादा पार्ट जो है, यानी कि 3 पार्ट हमारे पास जो है वाटर है और 1 पार्ट जो है लैंड एरिया है। लेकिन नो डाउट कि ये वाटर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली ये 97% जो है वाटर इस फॉर्म में है कि हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, कि अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग है, चाहे वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ साल्टी वाटर ऑफ ओशन है, ठीक है, या सीज़ के अंदर जो पानी है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी अमाउंट है जो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो यूजेबल जो फ्रेश वाटर है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अब वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसके अंदर भी हम जो है वो पोल्यूशन काज कर रहे हैं कि हाँ मेन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है उसके अंदर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर था, जो फ्रेश वाटर था, वो उसकी अमाउंट भी हमारे पास कम से कम होती जा रही है। अब मेन एक्टिविटीज़ मीन है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल लाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रियल का इफ्लुएंट होता है, जो वेस्ट वाटर किसी भी इंडस्ट्री से निकल रहा होता है, वो हम डायरेक्टली जो है रिवर के अंदर डंप कर देते हैं, रिवर के पानी के साथ मिल जाता है, तो वहाँ पे वो रिवर के वाटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह वो अल्टीमेटली सीज वाटर या ओशन वाटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या कोई भी नदी नहर जो आ रही है उसके पानी को डिस्टर्ब कर देगा। या हमारे पास जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं फसलों के अंदर, या इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, या और जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, या हम घरों में डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है कि हमारे वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं उनके साथ मिल रहा है, और रिजर्वायर्स जो है जो एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और अगर हम उस एक्वेटिक लाइफ को यूज़ करें या हम उस पानी को यूज़ करें तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरह की वाटर पोल्यूशन को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन होती क्या है, या हमारे पास कितने परसेंट फ्रेश वाटर है और कितने परसेंट जो है हमारे पास जो वाटर ऐसा है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम लोग क्या क्या मटेरियल जो हैं हमारे जो वाटर है उसके अंदर ऐड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी कि वाटर पोल्यूशन के अंदर। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश फैक्ट दैट 1/4 ऑफ द प्लेनेट अर्थ इज़ द लैंड एंड 3/4 इज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन वन फॉर्म एंड अदर। यानी 1 पार्ट हमारे पास अगर अर्थ का जो लैंड है, तो 3 पार्ट हमारे पास क्या है, वाटर है, कि मीन वाटर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है। वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द परपिटेशन ऑफ द लाइफ आफ्टर द एयर, के लाइफ की ग्रोथ के लिए, लाइफ के लिए या लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, वाटर एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसा कि हमें पता है कि एयर और वाटर अगर नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम
एयर के अंदर सांस ले रहे हैं, मीन ऑक्सीजन अगर हमें मिल रही है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अगर बॉडी के अंदर से नहीं निकल रही तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जो वाटर के साथ है, अगर वाटर हमारी बॉडी में नहीं एंटर होगा तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। Without the presence of water, the life on the earth is not possible. The total volume of water on earth is estimated at 1.386 billion किलोमीटर क्यूब, जो कि अगर हम इसको देखें तो क्यूबिक माइल्स में कितना बनता है, 333 मिलियन क्यूबिक माइल्स जो है, इतनी अमाउंट में हमारे पास वाटर मौजूद है अर्थ के ऊपर। विद 97.5% बीइंग साल्ट वाटर के, अगर सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, ओशन के अंदर या सीज़ के अंदर पानी है जो कि साल्टी वाटर है, उसके अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा है जिसको हम पी नहीं सकते। तो ये 97% यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसा पानी है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। एंड 2.5 इज बीइंग द फ्रेश वाटर, कि बाकी जो रह गया वो हमारे पास फ्रेश वाटर है। लेकिन आपको ये भी पता है इस फ्रेश वाटर में से भी बहुत सारा ऐसा है कि जो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है या इस फॉर्म में है जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। ग्लेशियर में बर्फ़ की फॉर्म में है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमें तो चाहिए फ्रेश वाटर, जो फ्लोइंग वाटर है, जो साफ़ है, जो पीने के काबिल है, वो पानी जो है हमारे लिए यूजेबल है। ठीक है, ऑफ द फ्रेश वाटर ओनली 0.3% इज़ इन लिक्विड फॉर्म ऑन द सरफेस। अब ये देखेंगे 2.5 में से जस्ट 0.3% जो है वो लिक्विड फॉर्म में है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, कि वो जो सरफेस के ऊपर एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इन रिसेंट ईयर्स वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब हमारे पास क्यों वाटर पोल्यूशन इम्पोर्टेंट हो गई है, कि ये क्या है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्लूट होता जा रहा है, और जो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर है हमारे पास कम होते जा रहे हैं, और क्या है, पानी की कमी की वजह से अब हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न करना पड़ता है कि हम वाटर को पोल्यूशन प्लूट होने से बचाएं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर that has harmful effect on any living thing that drink or uses or lives in it। कि वाटर पोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या है कि एनी केमिकल या फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर, के वाटर की जो पहले क्वालिटी है जो नॉर्मल हमारे लिए फ्रेश वाटर है उसके अंदर थोड़ा सा भी किसी भी किस्म का चेंज आ जाए, और वो चेंज क्या होगा, अल्टीमेटली इफेक्ट तो कर होगा उस उस ऑर्गेनिज्म को जो उसको ड्रिंक कर रहा है, या वो ऑर्गेनिज्म जो उसको यूज़ कर रहा है या जो उसके अंदर रह रहा है, तो इन सारे ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर दे। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कि ये हमारे पास क्या है, वाटर पोल्यूशन। की कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चाहे केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल चेंज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल है। ठीक है, तो पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अगर इसको यूज़ करिए तो उसके लिए वो हार्मफुल है, तो ये वो क्या कह सकते हैं कि ये वाटर पोल्यूशन का काज करिए। नॉर्मली वाटर इज़ नेवर प्योर इन द केमिकल साइंस, के वाटर अगर हम देखें केमिकल साइंस में तो उसका फार्मूला क्या है, H2O। तो जहाँ भी आपको वाटर मिलेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल लाजमी ऐड होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 100% प्योर तो नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी उसकी स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेसिफिक मिनरल्स होने चाहिए, तब वो हमारे लिए यूजेबल है और फ्रेश हम हमारे लिए हमें हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसके अंदर उन मिनरल्स की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाए तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, इट कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ वेरियस काइंड डिजोल्व एज वेल एज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, के पानी के अंदर हमारे पास जो है जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिजोल्व फॉर्म में भी हो सकती हैं और या वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड dissolved gases, mineral and suspending matter and even the microbes। अब ये जो pollutant है इसके अंदर क्या हो सकते हैं, dissolved gases भी हो सकती हैं, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, और माइक्रोब्स मीन हमारे पास वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी बैक्टीरिया पानी की वजह से लगती है। ठीक है, कि वाटर बॉर्न, जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, तो पानी की वजह से जो है डायरिया हो गया या इसी तरह हैज़ा हो जाता है, और बहुत सारी डिजीज़ेस हैं, हम उनको भी देखेंगे आगे जाके कि ये भी वायरस बैक्टीरिया की वजह से
प्रोड्यूस हो रही होती हैं। वाटर के अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया हैं या अदर को मिनरल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी प्रोड्यूस होती हैं। Water pollution can also be described as contamination of water with chemical or other foreign substances। कि ये पोल्यूशन किसकी वजह से हो रही है, ये कंटेमिनेशन वाटर की किस वजह से हो रही है कि कोई भी और सब्सटेंस ऐड कर दिया जा रहा है, हम कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं दैट आर डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन प्लांट और एनिमल हेल्थ को। कोई ऐसा मटेरियल चाहे वो केमिकल है या कोई भी मटेरियल है जिसको हम पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम काज कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो वाटर पोल्यूशन काज कर रहा है वो सब्सटेंस। ठीक है, अब ये चाहे हम एनिमल्स की हेल्थ को ले लें, प्लांट्स ले लें या ह्यूमन हेल्थ को ले लें, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो मटेरियल जो है वो वाटर पोल्यूशन काज कर रहा होता है। दीज पोल्यूटेंट इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, जो हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं अपनी फसलों के अंदर, जो पेस्टिसाइड्स जो छोटे छोटे कीड़ों को, इंसेक्ट को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हर्बिसाइड जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको किल करने के लिए, अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट लेने के लिए उनको अगर हम किल कर देते हैं तो वो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स जो हैं वो आगे। इसी तरह सीवेज का जो गंदा पानी है, इसी तरह फूड इंडस्ट्रीज़ में हम बहुत ज़्यादा कलर और डाइज यूज़ कर रहे हैं, या उसकी इंडस्ट्री या और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हार्मफुल एफ्लुएंट जो उनका वेस्ट वाटर होता है वो पानी के अंदर जो है वो डंप कर देते हैं, उसके अंदर ही साथ नॉर्मल पानी के अंदर ही मूवमेंट हो रही होती है उसकी, तो वो उसकी वजह से भी क्या है कि ये वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। ठीक है, These pollutants include fertilizer, pesticides from agriculture runoff, सीवेज, जो सीवेज वाटर है उसके अंदर भी जो पोllutants है वो भी अगर हमारे फ्रेश वाटर के साथ मिल जाए तो वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, एंड फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, लेड, मर्करी एंड अदर हैवी मेटल्स, बहुत सारी इंडस्ट्री से हैवी मेटल्स जा रही हैं वाटर के अंदर। द वेस्ट केमिकल वेस्ट फ्राम इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, के इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से जो केमिकल वेस्ट जा रहा है, एंड केमिकल कंटेमिनेशन फ्राम दी हजारडस वेस्ट साइट, कि जो वेस्ट जहाँ पे हम रख रहे हैं डंप कर रहे हैं, वो अगर वो भी जो है वहाँ से भी जो केमिकल जो हैं पानी के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो वो सारी के सारी ये जो है ये वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। Worldwide, nearly 2 billion people drink contaminated water that could be harmful to their health। कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल जो हैं वो उनको फ्रेश वाटर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो क्या है कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं। इसी तरह सिंपली अगर हम अपने फैसलाबाद का पानी देख लें तो उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां काज करते हैं, और सबसे मेन बीमारी जो है हेपेटाइटिस है लोगों के अंदर फैसलाबाद के। अब रीज़न क्या है कि उस पानी के अंदर जो है वो प्योर वाटर नहीं है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का वेस्ट आ रहा है उसके अंदर, या किसी जगह पे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा आर्सेनिक की अमाउंट होती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को दांतों की जो तीत की बीमारियां हैं वो भी हो रही होती हैं, वो भी पानी की वजह से, कि पानी जो है वो सही नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पानी की वजह से होती हैं, लेकिन जनरली हमारे पास जो प्योर वाटर नहीं है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। करंटली द वाटर बॉर्न टॉक्सिक केमिकल पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द वाटर सप्लाईज इन इंडस्ट्रियलाइज नेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया है वहाँ पे जो भी लोग हैं, जिस कंट्री के लोग हैं वहाँ पे जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है प्रोड्यूस हो रही है उनकी हेल्थ की, क्योंकि वहाँ पे वाटर बोर्न टॉक्सिक केमिकल जो है पानी के अंदर ऐड हो रहे हैं। Throughout history, the quality of drinking water has been a factor of in determining the human welfare। के वाटर की क्वालिटी क्या है उससे पता चल जाएगा कि ह्यूमन की हेल्थ कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। इन सम एरियाज द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ केमिकल थ्रेट्स, के बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर जो ग्राउंड वाटर है हमारे पास, जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं। देर आर मैनी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ केमिकल कंटेमिनेशन, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारी जगह से ये ऐड हो रहा होता है। दीज इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्शन, के वेस्ट जो है इफ्लुएंट्स जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट मटेरियल्स हैं वो पानी के अंदर जा रहे हैं। मेटल प्लेटिंग ऑपरेशन, के मेटल की प्रोसेसिंग वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मेटल की कास्टिंग हो रही है, उसकी प्लेटिंग हो रही है या अदर उनको
और से निकाला जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और या ऑपरेशन है जिससे मेटल जो है पानी के अंदर ऐड हो रही हैं। दी पेस्टिसाइड्स रन आउट फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, जो पेस्टिसाइड और हम कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो एक्सेस जो है उसका वो भी एग्रीकल्चर लैंड से वाटर के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। सम स्पेसिफिक पोल्यूटेंट इंक्लूड इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन हैं या हैवी मेटल हो सकती हैं इंक्लूडिंग कैडमियम, लेड, मर्करी। हम इनको डिटेल में स्टडी भी करेंगे। कैडमियम, लेड, मर्करी और सलाइन वाटर हो सकता है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया आ सकता है, पार्टिकुलरली कोलीफॉर्म एंड जनरल म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की जो जनरल वाटर होता है, वेस्ट वाटर हमारा जो घरों से जा रहा है वो आ गया। और इसी तरह इंडस्ट्रियल के जो वेस्ट हैं, ये सारी वेस्ट है, ये जो सारी हमारे पास वाटर को कंटेमिनेट करने में अपना रोल कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सिंस वर्ल्ड वार टू देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। के वर्ल्ड वार टू के बाद से जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई गई ताकि वो जो है एनर्जी की डिमांड या फूड की डिमांड या अदर जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड को पूरा कर सकें। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो गए। अब जब इंडस्ट्री ज़्यादा लगी हैं तो वाटर को पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है कि वो इफ्लुएंस जो है वो वहाँ पे डंप कर रहे हैं। मैनी ऑफ द केमिकल्स हैव कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाईज, के पानी के अंदर जो है केमिकल्स जो हैं वो वाटर सप्लाईज को कंटेमिनेट कर रहे हैं। टू एग्जांपल आर इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड रन आउट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड एंड द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इनटू द सरफेस वाटर। ये मेन अगर हम देखें तो एक तो इंडस्ट्रीज का नहीं है और दूसरे का जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड जो है, एक तो वो पोल्यूट कर रही हैं, दूसरा जो है हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो पोल्यूट कर रहे हैं। आल्सो देयर इज़ अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर फ्रॉम द वेस्ट केमिकल डंप, क्योंकि जो हम केमिकल उसके अंदर फेंक देते हैं वो आ गया। एंड लैंड फील्ड स्टोरेज लेगून ट्रीटिंग पॉन्ड्स एंड दी अदर फैसिलिटीज़ की ये जो हमारे पास वेस्ट केमिकल को हम डंप कर रहे हैं या इसी तरह हमारे पास जो लैंड फिल कर रहे हैं जहाँ पे वेस्ट हम रखते जा रहे हैं या स्टोरेज एरियाज जो होता है उन सब के अंदर या बहुत सारे इसी तरह जहाँ पानी खड़ा रहता है, जब पॉन्ड बन जाते हैं वहाँ पे भी क्या है वाटर की पोल्यूशन का काज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे ऐड हो रही हैं तो वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। इट इज़ क्लियर दैट द वाटर पोल्यूशन शुड बी अ कंसर्न ऑफ एवरी सिटीजन, कि ये हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी ये, या डेवलप कंट्रीज़ में तो हो रहा है, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या जैसे हमारे पाकिस्तान की तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उसके अंदर जस्ट ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वाटर की यूजेस को कम करे और साथ साथ जो है उसको प्लूट करने में भी जो कम कर अदा करे, मीन वाटर को प्लूट कम करे। ठीक है, understanding the sources, interaction and effect of the water pollution is essential for controlling the pollutants in an environmentally safe and economically acceptable manner। कि हम पहले तो ये देखेंगे वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, वो किस तरह की पोल्यूशन काज कर रहे हैं, क्या क्या इंटरेक्शन शो करते हैं और इसकी वजह से ये जो वाटर पोल्यूटेंट है किस तरह का इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं, कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर किस तरह का इफेक्ट है, अदर एक्वेटिक लाइफ के ऊपर जो है उसका क्या इफेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हमें पता होगा तो फिर ही हम इन पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इन्वायरमेंटली सेफ जो है हमारे पास जो वाटर है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट के वाटर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। ये मे बी ऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, कुछ वेस्ट वाटर्स हो सकते हैं, जो रेडियो वेस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर वेस्ट हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। या इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स हो सकती हैं जो कि वाटर को पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले किसको देखते हैं कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को देख रहे हैं।
ये 5 मेजर टाइप्स हैं। उसके अंदर से पहली मेजर टाइप को हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है वो ऐड हो रहा है वाटर के अंदर। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास, आपको पता है वाटर के अंदर क्या है, वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर डिजोल्व फॉर्म में अगर देखें वाटर के अंदर, ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में कैसे प्रेजेंट हो सकती है, कि नाइट्रेट्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स में, सल्फेट्स के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो बाउंड हुई हुई है, या आप सिंपली उसे कह देते हैं कि डिजोल्व फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर ये डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है, अब हम क्या करते हैं, अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन है तो तब वो फिटेबल है, ठीक है, वो एक्वाटिक एनिमल उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐड कर दिए, तो अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिग्रेडेशन भी होती है, या सिंपली हम ये कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो इन डिजोल्व सब्सटेंस के अंदर से यूज़ की जाएगी, या डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर ऑलरेडी मौजूद उसको यूज़ करें, तो क्या होगा कि पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो क्या होता है कि वो जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, जो फिश है या अदर एक्वेटिक एनिमल है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पानी जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन कम है तो उनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये डिजोल्व ऑफ ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतना पानी अच्छा होता है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाएगी, तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कौन से हो सकते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वो हैं जो कि जिनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। क्यों ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इनकी डिग्रेडेशन होती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्लूड द ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं, एंड द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पास क्या ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, सीवेज, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑयल एंड सॉइल। ठीक है, ये जो सीवेज के अंदर है, सीवेज मटेरियल्स हैं, वो भी आपको पता है कि इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और सॉइल के अंदर भी से भी जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है ये सारी इंक्लूड है इस ग्रुप के अंदर। dissolved oxygen is an essential requirement for the aquatic life। हमें पता है कि जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, अब जैसे फिश है, फिश के जो जैसे गिल्स होते हैं तो वो उनके थ्रू क्या पानी एंटर होता है और उनकी बॉडी के अंदर, तो वो गिल्स में एंटर होता है और वहाँ से ऑक्सीजन वो ले लेती हैं और इस तरह वो उनकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, आप ये कह लो कि जैसे हमारे पास हमारे लिए सिंपल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उनको जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ये उनके लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, उनकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एन essential requirement of the aquatic life. All these waste undergo degradation and decomposition by the bacterial activity in the presence of dissolved oxygen. अब क्या है, अगर हमने कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वेस्ट है, जो पोल्यूटेंट है, पानी के अंदर डाल दिया, तो बैक्टीरिया का क्या काम होता है कि बैक्टीरिया जो है इस ऑक्सीजन को यूज़ करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, या सिंपली कहने बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन अगर ये यूज़ करें तो एरोबिक कंडीशन होगी, एरोबिक ऑक्सीडेशन कर दें इस मटेरियल की, इन मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, तो और वो सिंप्लीफाइड कंपाउंड बना रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हो गए तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि अगर पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसके अंदर पोल्यूटेंट कम है। लेकिन अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई है तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। All these waste undergo degradation and decomposition by the bacterial activity in the presence of dissolved oxygen. This results in rapid depletion of the dissolved oxygen from the water, which is harmful
टू एक्वेटिक ऑक्सीजन, ठीक है, एक्वेटिक ऑक्सीजन कम हो गया है तो एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम है। द ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन इन द नेचुरल वाटर इज़ 4 to 6 ppm। जो नेचुरल वाटर है उसके अंदर इतनी नॉर्मल अमाउंट होती है विच इज़ असेंशियल फॉर द सपोर्टिंग एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए ये इनफ है, ये इतनी होनी चाहिए। Any decrease in this dissolved oxygen value is an index of the pollution बाय द अबव मेंशन ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। इसका मतलब है जैसे ही वो कम हो रही है जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। Many aquatic organisms cannot survive at lower dissolved oxygen level in the water। अब जब dissolved oxygen का लेवल कम हो गया पानी के अंदर तो क्या होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस जो है हमारे पास कम हो जाती है। वाटर इज़ द कैरियर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन वायरस और बैक्टीरिया के जो डिजीज़ काज होते हैं कर रहे होते हैं तो उनका कैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है पानी यहाँ पे, उनको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है विच काज एंड इमेंस हार्म टू दी पब्लिक हेल्थ। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि वो पानी जो है पानी के साथ बैक्टीरिया और वायरस होते हैं तो वो क्या हो रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम है। दीज इंक्लूड माइक्रो सच एज वायरस बैक्टीरिया कॉजिंग मैनी वाटर बॉर्न डिजीजेज, के बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज काज करते हैं जिसे हम कोलरा, टाइफाइड है, डिसेंट्री है, या डायरिया वगैरह, पोलियो एंड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इन ह्यूमन के हैज़ा, और ये सारी टाइफाइड और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास पानी की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारे इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं कि जिसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस हैं और जो ये डिजीजेज काज कर रहे हैं। हैज़ डिसइंफेक्शन इज द प्राइमरी स्टेप इन द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि वाटर को पोल्यूशन से फ्री किया जाए यानी उसकी डिसइंफेक्शन किया जाए। Historically, the first step in water pollution control was the disinfection technique for the prevention of the waterborne disease, which are still in use। कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि वाटर की डिसइंफेक्शन किया जाए, उसके इन्फेक्शन काजिंग जो मटेरियल आई मीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। तो मोस्टली हाँ आपको पता है क्लोरीन आज तक यूज़ की जाती है कि क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ की जाएँ कि वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाया जाए कि वाटर के अंदर से इन्फेक्शन को कम किया जा सकते हैं, उसके अंदर जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं या मटेरियल है उसको रिमूव करके वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। The production of synthetic organic chemicals has multiplied about 10 times since 1950 के जब कम इंडस्ट्रीज थी तो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कम थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हुई तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। दीज इंक्लूड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट जो हम घर में यूज़ करें, फूड एडिटिव्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसन आ गई, पेंट्स आ गए, इलास्टोमर, प्लास्टिक आ गए, सॉल्वेंट आ गए और अदर इंडस्ट्रियल केमिकल है या इवन कॉस्मेटिक के अंदर बहुत सारे केमिकल यूज़ हो रहे हैं। These chemical may enter the hydrosphere either by spillage during the transport। कि ये chemicals कैसे ऐड हो सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं तो वो उनकी लीकेज हो जाए यानी स्पिलेज के थ्रू, और यूज बाय और बाय द या तो वो ट्रांसपोर्टेशन में लीक हो रहे हैं या वहाँ यूज़ हो रहे हैं, और बाय इंटेंशनल और एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो समटाइम क्या हो सकता है कि इंटेंशनली रिलीज हो सकते हैं या समटाइम एक्सीडेंटल रिलीज हो सकते हैं दीज पोल्यूटेंट इनटू द इन्वायरमेंट। अभी पिछले दिनों मैंने शायद पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि रशिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पता नहीं कितने 1000 बैरल टन जो है वो ऑयल जो है वो लीक होके उसके सी के अंदर ऐड हो गया। आप लोग न्यूज़ में से पिछले चेक भी कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑयल जो था, जो रॉ ऑयल था, वो वाटर के अंदर ऐड हो गया। तो इवन उसके जो रिवर था या उसका कलर भी ऑयल की मौजूदगी की वजह से चेंज हो गया। ठीक है, वो रेडिश ब्राउन जो है उसका कलर हो गया कि इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है ऑयल जो है वो उस पानी के अंदर ऐड हो गया, एक्सीडेंटली तौर पे उसके अंदर ऐड हो गया कि मीन जहाँ पे रिजर्वायर था उसका वो उसके अंदर लीकेज की वजह से एकदम से या कोई भी मसला हुआ वहाँ पे तो सारे का सारा वो
जो उसका रिजर्वायर था वहाँ से सारा ऑयल लीक हो गया। तो इस तरह बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटली लीक हो जाते हैं, या शिप से जो बहरी जहाज़ है वहाँ से जो केमिकल्स हैं वो लीक हो जाते हैं, जो ऑयल है वो लीक हो जाता है। जैसे भी ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन या पेट्रोलियम की ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह की जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो एक्सीडेंटली भी हो जाते हैं, और सम टाइम इंटेंशनली भी लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल आर पोटेंशियल टॉक्सिक टू प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। ये जो है सारे के सारे टॉक्सिक हैं, ह्यूमन के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट के लिए। एल्गी एंड अदर aquatic weeds grow in the aquatic bodies as a result of sewage and agricultural runoff which supply water bodies with the plant nutrient। एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये क्यों प्रोवाइड होते हैं। अब जब सीवेज है या एग्रीकल्चर वेस्ट है तो उसके अंदर बहुत सारे नाइट्रेट्स होंगे, सल्फेट्स होंगे, फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। अब या इसी तरह हमारे पास जो एग्रीकल्चर जो पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइज़र, आप सिंपल देख लें, फर्टिलाइज़र्स कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, पोटाशियम फर्टिलाइज़र है, और फास्फेट फर्टिलाइज़र है, यूरिया जैसे है हमारे पास, आपको पता होगा डिफरेंट टाइप की फर्टिलाइज़र्स हैं। उनके अंदर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, तो इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं या सॉइल की ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन जो एक्सेस होता है, जैसे हम उनको पानी देते हैं फसलों को, तो वो एक्सेस जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर ये पानी के रिजर्वायर के अंदर जा रहे हैं तो जो बैक्टीरिया जो हमारे पास एल्गी हैं या अदर प्लांट्स हैं वो भी क्या करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जैसे ये पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पानी खड़ा रहता है, ठीक है। वहाँ पे ग्रीनरी क्यों ज़्यादा हो जाती है कि पानी के अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो जो है उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एल्गी या फिर अदर जो हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं वो इन वाटर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। एल्गी एंड अदर aquatic weed grow in the water bodies as a result of sewage and agricultural runoff which supply water bodies with the plant nutrients. This result in degradation of the water bodies and loss of dissolved oxygen। अब क्या है कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन होनी चाहिए थी वाटर के अंदर वो क्या है कम होती जा रही है, उसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है, जो वाटर का रिजर्वायर है वो ख़राब हो जाता है, वो उसको डिस्टर्बेंस होती है। ड्यू टू द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ यूट्रॉफिकेशन के जो वीड्स, जो छोटे छोटे पौधे, जो जड़ी बूटियाँ हो रही हैं वो इनको यूज़ करती जा रही हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, और इसी तरह ऑक्सीजन भी जो है जो नॉर्मल लेवल था उससे कम हो जाती है, एंड एंड अप एज अ डेड पूल ऑफ वाटर। और एंड पे हमारे पास क्या कहता है रह जाता है कि जब उसके अंदर से ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ थी वो डेड हो जाएगी। तो वो उसके अंदर जस्ट एंड जस्ट क्या रह सकते हैं कि एल्गी की ग्रोथ हो सकती है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्ट एज अ डेड पूल ऑफ वाटर। Oil pollution of the seas has increased over the year due to the increased use of oil based technology। जैसे मैंने पीछे भी बात की थी, तो ऑयल जो है वो उसकी स्पिलेज हो जाए, उसका लीकेज हो जाए, ठीक है। तो वो भी ऑयल पोल्यूशन में टेक प्लेस बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिलेज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। ऑयल पोल्यूशन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिशन थ्रू द सरफेस वाटर, कि जब ऑयल की एक लेयर बन जाएगी तो लाइट जो है, जैसे उसने आपको पता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं या ऑर्गेटिक प्लांट्स हैं उनको भी तो सनलाइट चाहिए वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए या उनकी लाइफ के लिए। तो अगर पानी की सरफेस के ऊपर ऑयल आ जाएगा तो वो प्रॉपर जो है जो सनलाइट थी वो उसकी सरफेस के ऊपर नहीं पहुंचेगी। आपको पता है बहुत सारे एनिमल गर्मियों के अंदर या मैं सर्दियों में भी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ले सकें। तो जब एक ऑयल की लेयर बन जाएगी तो वहाँ पे वो जो है लाइट की ट्रांसमिशन के ऊपर इफेक्ट होगा या लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी। ऑयल पोल्यूशन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिशन थ्रू द सरफेस वाटर देयर बाय रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस बाय द मेरीन प्लांट्स। जो मेरीन प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। इट आल्सो रिड्यूस
dissolve oxygen in the water and cause damage to the water birds। तो पानी के साथ जो बगले वगैरह होते हैं पानी के, या इसी तरह और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जब डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है जो उस पानी के अंदर रह रहे हैं या प्लांट्स के अंदर रह रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एंड आल्सो रिड्यूस द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एंड काज डैमेज टू द वाटर बर्ड्स। बर्ड्स की प्रॉब्लम हो सकती है या प्लांट्स को, कोस्टल प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इन सबको लिए वो प्रॉब्लम काज कर सकती है। In other words, it damage the marine life on a massive scale के बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जो है marine life डिस्टर्ब होती है। Also affect the sea food which enter the human food chain। कि इसी तरह ये साथ साथ क्या कर रही है कि अगर ऑयल कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कंटेनिंग ये जो मटेरियल है अगर एक्वेटिक एनिमल्स खा रहे हैं, उन एनिमल्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमन की फूड चेन के अंदर भी टॉक्सिक एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। This oil production lead to unsightly and hazardous conditions which are deleterious to marine life and the seafood। के जो ऑयल की जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उतना ज़्यादा उसके लीकेज, उसके एक्सीडेंटल लीकेज की वजह से भी जो मेरीन लाइफ है उसके ऊपर और जो अल्टीमेटली जो ह्यूमन की हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट भी आ रहा है। इसी तरह हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर ऐड होके उसको टॉक्सिक बना रहे हैं। दिस ग्रुप कंटेन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मिनरल एसिड, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स और मेटल कंपाउंड्स हो सकते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हो सकते हैं, कम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल विद द ऑर्गेनिक्स इन नेचुरल वाटर। आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक्स आपने पढ़ी होगी, और इसी तरह के और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। एंड डिफरेंट कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आते हैं। मोस्ट टॉक्सिक अमंग मेटल्स आर दी हैवी मेटल्स। हमने हैवी मेटल को डिटेल में भी स्टडी करना है यहाँ पे कि ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। थर्डली हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर पोल्यूटेंट इंक्लूड माइनिंग के प्रोसेस के अंदर के मीन हम कोल की माइनिंग कर रहे हैं या अदर मेटल्स को निकाल रहे हैं तो वहाँ पे भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो सकते हैं, वो डैमेज काज कर सकते हैं पानी को और अदर इन्वायरमेंट को। एंड प्रोसेसिंग ऑफ द ओर्स के, ओर्स की हम प्रोसेसिंग में जहाँ वाटर यूज़ हो रहा है या अदर सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं तो वो वाटर पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द रिसर्च के अंदर भी हम आजकल आइसोटोप्स को यूज़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो आइसोटोप मटीरियल फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी रेडियो आइसोटोप आ जाते हैं। आपको पता है मेडिसिन में भी यूज़ होता है, मेन कैंसर के डिटेक्शन के लिए या ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए या इवन थायराइड्स के डिटेक्शन के लिए हम रेडियो आइसोटोप यूज़ कर रहे होते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारी वाइटामिन्स के डिटेक्शन के लिए भी आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। तो मेडिकल में भी यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहे हैं और आजकल रिसर्च में भी आइसोटोप यूज़ हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जी ये रेडियो एक्टिव मटीरियल न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी यूज़ हो रहे हैं, वहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ से अगर ये वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं तो ये वाटर पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, टेस्टिंग यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के ये पोल्यूटेंट जो है हमारे पास वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन, कोल फायर की, कोल की जो बर्निंग है वो आ गया, या न्यूक्लियर फ्यूल फायर स्टीम पावर जो प्लांट्स हैं, जो पावर प्लांट है चाहे वो कोल को यूज़ कर रहे हैं या न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ द थर्मल पोल्यूशन, वो वहाँ से हमारे पास क्या है, थर्मल पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होती है। मेन सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन आर द थर्मल पावर प्लांट्स एंड द न्यूक्लियर पावर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होगा, थर्मल पोल्यूशन काज हो रहा है। थर्मल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि डिक्रीज द डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर, और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो कम हो जाती है। आपको पता है गैसेस की जो सोलेबिलिटी है लिक्विड के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर के अंदर कम हो जाएंगे, विच एडवर्सली इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्स हैं जो
वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं सॉइल इरोजन की वजह से या अदर वेदरिंग प्रोसेस की वजह से, जो सेडिमेंट्स हैं वो भी वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन गिव राइज टू द सेडिमेंट इन द वाटर, के सॉइल की जो इरोजन होती है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, दिस कंप्राइज ऑफ द स्लेट सैंड एंड मिनरल इरोडेड फ्रॉम द लैंड। इसके अंदर क्या होती है, स्लेट जो बजरी सी आ गई, सैंड होगी या मिनरल्स आ जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो रूड हो गई हैं सरफेस के ऊपर से, वो सारी की सारी वाटर के अंदर ऐड होती हैं। सॉइल इरोजन बाय वाटर, जैसे ही आपको पता है कि बारिश हो रही है, पानी बहाते हैं हम किसी जगह से, या रिवर का पानी है, उसकी वजह से वो अपने साथ क्या करता है कि जहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है वो वहाँ से मिट्टी को भी उखाड़ता जाता है, तो उसकी सॉइल की इरोजन होती है। तो सॉइल इरोजन बाय वाटर या विंड की वजह से अनदर नेचुरल फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर ये इन नॉर्मल जो हमारे पास जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, विंड आ रही है, आंधी वगैरह की वजह से क्या हो सकता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, तो वो सेडिमेंट्स जो हैं वो अल्टीमेटली हमारे पास वाटर के अंदर जा रहे होते हैं। बॉटम सेडिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर इन स्टीम, फ्रेश वाटर एंड ओशन। अब ये पानी जो के अंदर जो है, ये सेडिमेंट्स जो है अल्टीमेटली किसके अंदर जा रहे हैं, या तो स्टीम में जा रहे हैं या फ्रेश वाटर रिजर्वायर में जा रहे हैं या ओशन में जा रहे हैं, तो इस सेडिमेंट से हमें क्या मिल रहा है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हैं वो वाटर के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाटर को हम जो वेस्ट वाटर है उसको हम किस तरह करेक्टराइज कर सकते हैं, किस किस फिजिकल या और केमिकल बेसिस के ऊपर हम इसकी करेक्टराइजेशन कर सकते हैं, कि हमने कौन कौन सा टेस्ट करें तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वाटर की फिजिकल क्वालिटी क्या है, केमिकल की इसके अंदर की कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती है, कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं हम। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। Wastewater are characterized on the basis of various physical, chemical and biological characteristics apart from the flow data detail, के कितना पानी फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उस फ्लो डेटा की बजाय अगर हम ये देख रहे हैं कि किस बेस पे कि हम पानी को हम करेक्टराइज कर रहे हैं, हम करेक्टराइज कर रहे हैं बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम वेस्ट वाटर को डिफरेंट वे में करेक्टराइज कर सकते हैं। वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक जिसके बेस पे हम वाटर को करेक्टराइज कर रहे हैं वो क्या है, कौन कौन से हो सकते हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक विच आर यूज्ड टू करेक्टराइज द वेस्ट वाटर इंक्लूड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, कितनी है, कलर क्या है पानी का, ओडोर क्या है, मीन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्रोसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या हो सकती है, टेम्परेचर क्या है वाटर का, और फॉर्मेबिलिटी क्या है कि वो कितना फॉर्म बना रहा है, ज़्यादा बना रहा है, कम बना रहा है, मीन फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बेस पे इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर करेक्टराइजेशन और पीएच, वाटर की पीएच क्या है, ठीक है, ज़्यादा है, कम है, एसिडिक वाटर है या बेसिक वाटर। आपको पता है पानी की एक स्पेसिफिक रेंज की पीएच हम हमारे लिए यूज़फुल है, अगर पीएच ज़्यादा हो या कम हो तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। वाटर की हार्डनेस क्या आपको पता है, वाटर हार्ड भी होता है, और उस वाटर हार्ड की वजह क्या होती है, उसके अंदर कोई केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि हार्ड वाटर को हम कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन जो वो पानी जिसके अंदर झाग नहीं बनी, मीन बहुत ज़्यादा सल्फेट्स हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट्स वगैरह या कार्बोनेट्स वगैरह हैं, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वाटर को सॉफ्ट बनाया जाए, उसके अंदर से केमिकल ख़त्म करके उसको सॉफ्ट बना के उसके अंदर झाग बनाने के काबिल बनाया जाता है, या उसको अदर वे से प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि पीएच क्या है, क्या हार्डनेस क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, हम देखेंगे कि कितनी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी एक पैरामीटर है, हम देख सकते हैं कि इसके कि कितने ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एसिडिटी
वो कितनी है, अल्केनाइलिटी कितनी है कि कितने वो बेसिक है, टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स कितने हैं, क्लोरीन डिमांड कितनी है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितने हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सच एज दी क्लोराइड सल्फेट कितने हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस लेड, ये जो हमारे पास हैवी मेटल्स आ गई है, मर्करी क्रोमियम आर्सेनिक, या सर्फेक्टेंट्स फिनोल हाइड्रोकार्बन, ऑयल और ग्रीसेस की अमाउंट जो है, ये सारे के सारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है और ये बताते हैं कि वाटर कितना पोल्यूटेड है और कितना नहीं है। इसी तरह थर्ड पैरामीटर हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरस एंड टॉक्सिसिटी टू द मैन aquatic organism plant and other life form are used to characterize the waste water on the basis of biological characteristics के biological characteristics की बेस पे भी हम वाटर को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वाटर कितना पोल्यूट हुआ है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन की कौन कौन सी टाइप है कि किस तरह का पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है, आइदर सरफेस वाटर पोल्यूट हो रहा है, आइदर ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, या लेक का वाटर पोल्यूट हो रहा है, या ओशन वाटर या रिवर वाटर जो है हमारे पास पोल्यूट हो रहा है। Water pollution may be divided into five categories on the basis of sources and storage of water। ठीक है कि पानी का क्या सोर्स है और वो किस जगह पे स्टोर हो रहा है। पहले हमारे पास क्या है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, एक्चुअली ग्राउंड वाटर वो है जिसको हम ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कहीं पे भी मोटर लगाई जाती है या नलका लगाया जाता है तो पानी हम सर्फ अर्थ के अंदर से नीचे से निकाल रहे हैं, तो जो यूजेबल फॉर्म में उसको लेके आ रहे हैं कि जो ज़मीन की सरफेस से नीचे है लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते हैं बाय पंप लगा के या बोर करके, तो वो हमारे पास जो है ग्राउंड वाटर रिजर्वायर आ जाते हैं। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉन्स्टेंटली एडिंग industrial, domestic and agriculture waste to the groundwater reservoir at alarming rate। कि हम क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से जो वाटर के रिजर्वायर हैं उनको पोल्यूट करते जा रहे हैं। एक्सेसिव मिनरलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर डिग्रेड द वाटर क्वालिटी प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जेक्टेबल टेस्ट ऑर्डर एंड एक्सेसिव हार्डनेस। ये अब मिनरल्स जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं पानी के अंदर, तो उसके मिनरल्स के एडिशन की वजह से पानी का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है और उसकी ऑर्डर चेंज हो रही है, उसकी हार्डनेस के अंदर चेंज हो रहा है। The extent of groundwater pollution depend on the rainfall pattern। कि ग्राउंड वाटर की पोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो रेन हो रही है वो कैसी, आपको पता है अगर एसिडिक रेन है तो वाटर क्या होगा कि एक तो सॉइल को डिस्टर्बेंस होगी, दूसरा वाटर की एसिडिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल के, वाटर टेबल कितना है कि वाटर कितने लेवल पे है, ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा नीचे है या वो जो है आपको पता है जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद एरियाज़ के अंदर जो हिली एरियाज़ हैं, नो डाउट बारिश ज़्यादा होती है, हिली एरिया बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ से पानी जो है रन ऑफ होके डैम में चला गया या रिवर में चला गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पे उनका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम है, तो वहाँ पे अगर हम पानी निकालना चाहें, मोटर लगाएं या बोर लगाएं तो वो बहुत नीचे तक उसको बोर करना पड़ता है ताकि पानी आ जाए। लेकिन हमारा ये जो पंजाब का एरिया है, ये जैसे हम नॉर्मली हम रहने हैं जहाँ पे फैसलाबाद और ये एरिया, तो यहाँ पे क्या है कि पानी इतना डीप नहीं है, हम फिर एज़ कम्पेयर टू दी हिली एरियाज़, तो हम ये डिपेंड करता है कि वाटर का टेबल कितना है, कि वाटर की डेप्थ कितनी है, किस लेवल पे पानी प्रेजेंट है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंटेमिनेंट के, पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका सोर्स ऑफ कंटेमिनेंट कहाँ पे है, क्या वहीं पे कंटेमिनेंट हो रहे हैं तो वहीं से पानी यूज़ किया जा रहा है, या किसी इंडस्ट्री से पानी या किसी रिवर से पानी आ रहा है, कहीं पीछे से पानी जो है वो आ रहा है कंटेमिनेटेड वाटर, एंड सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें ग्राउंड वाटर की पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करती हैं। सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आर डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट अलॉन्ग विद दी सोलेबल इफ्लुएंट्स के, उनके अंदर क्या होते हैं कि सोलेबल इफ्लुएंट्स भी हैं, एंड रन ऑफ फ्रॉम दी अर्बन एरियाज, और अर्बन एरिया से हम जो पानी बह रहा होता है, ठीक है, जैसे हम घर होते हैं तो पानी जो है वो सारे के सारा बाहर रोड्स पे आ जाता है, या इसी तरह और बहुत सारे अर्बन एरियाज़ के ऊपर से जो पानी है
वो इफ्लुएंस या इस तरह के जो हैं ये सारे के सारे ग्राउंड वाटर को पोllute करने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करें। इसी तरह हमारे पास क्या है, सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, के वाटर का जो सरफेस लेवल है वो और जो एटमॉस्फेयर के दरमियान में डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए तो ये सरफेस वाटर आ जाता है। और इसमें अगर पोल्यूशन आ जाए, पोल्यूशन कॉजिंग सब्सटेंसेस ऐड हो जाए तो ये हमारे पास सरफेस वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो देयर इज continuous exchange of dissolved and atmospheric gases while the waste are added through the water conveyances। इसका मतलब है कि जो सरफेस वाटर है और जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वहाँ से कंटिन्यूसली हमारे पास क्या है, गैसेस ऐड हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं। इसी तरह हम जो सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, वाटर रिजर्वायर के अंदर, सरफेस वाटर रिजर्वायर के अंदर, तो वो भी गैसेस को ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सकता है। द चीफ सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और द सीवेज वेस्ट, जो हमारे पास जो है सीवेज का वेस्ट आ गया, उसकी वजह से हमारे पास वाटर जो है वो उसकी पोल्यूशन आ रही है। इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस आ गया, पार्टिकुलेट सॉइल जो आ गई, सॉइल की वजह से हो गया, मिनरल मैटर, थर्मल पोल्यूटेंट एंड डिजॉल्व टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो है ये सारे के सारे हमारे पास सरफेस वाटर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या, लेक वाटर पोल्यूशन हो सकता है कि लेक के वाटर को जो है वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्चार्ज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द हिल्स एंड टॉक्सिक इफ्लुएंट फ्रॉम द अर्बन एरियाज हैज़ पोल्यूटेड द लेक्स, के लेक्स को जो हमारे पास जो नदियां हैं, जो साफ़ पानी की नदी थी पहले, अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड कर दिया जाए जो हिल्स के ऊपर से आ रहा है, या टॉक्सिक इफ्लुएंट जो डिफरेंट इंडस्ट्री से हम ऐड कर देते हैं, तो उसकी वजह से लेक्स के अंदर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। टू सच एज एन एक्सटेंड दैट फिश मोर्टेलिटी इज रेज्ड फ्रॉम 80,000 टू 100,000 पर ईयर, के पहले जितनी फिशेस की डेथ का रेट था उसकी निस्बत जो है वो रेट भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? कि हम लेक वाटर को पोल्यूट करते जा रहे हैं। इसी तरह रिवर वाटर पोल्यूशन, ड्यू टू रिवर वाटर पोल्यूशन वाटर क्वालिटी इज डिटेरियोरेटेड एनीवेयर, हर जगह, क्योंकि रिवर वाटर ही हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पाकिस्तान में। तो हम क्या है कि रिवर के वाटर की पोल्यूशन की वजह से पानी जो है हर तरफ का पानी जो है वो पोल्यूट होता जा रहा है। सी वाटर पोल्यूशन, ओशन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन दी वर्ल्ड। वाटर के पानी को हम ओशन से क्या करते हैं कि उसको प्योरीफाई करके हम फिर उससे यूज़ कर सकते हैं। Marine pollution is identified as discharge of waste substances into the sea resulting in harm to living sources। कि मेरीन पोल्यूशन के अंदर जो हम हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं या जो वेस्ट इन दी एंड हमारे पास जो है वो ओशन में चला जाता है या सी में चला जाता है, तो वो लिविंग रिसोर्सेज के लिए हार्मफुल है, मीन ऑर्गेनिक एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, और हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर भी इसके बैड इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। वे marine pollution is defined as the discharge of waste substances into the sea resulting in harm to living resources, hazard to human health and impairment of quality for use of sea water। के वाटर, अगर हम सी वाटर को यूज़ भी करना चाहें तो वो सारे के सारे साल्टी होता है, और साथ उसके अगर ये पोल्यूटेंट्स ऐड हो चुके हों तो वो भी जो है डिफरेंट तरह की पोल्यूशन काज करते हैं और हेल्थ हैज़र्ड काज कर रहे होते हैं, कि ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स।